एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस मजेदार क्लास में। हर बार की तरह ही एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया और अच्छा पार्ट लेकर के। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जनन के प्रकारों के बारे में और शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जनन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वैसे तो हम छोटी सी कक्षाओं में से ही जनन के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं और आपने पढ़ा भी हुआ है। कक्षा 8 में आपने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में। तो क्या होता है वहां पर आपने हाइड्रा में मुकुलन सुना होगा, आपने अमीबा में द्विखंडन के बारे में सुना होगा। इन सभी में बच्चों आपने देखा था कि जो एकल जीव था वह नए जीव की क्या कर रहा था, उत्पत्ति। तो यही है हमारी आज की यह परिभाषा कि ऐसा जनन जिसमें एकल जीव जो होता है वह नए जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब यदि मैं इसकी बात करूं किसकी, गुणों की, कि आखिरकार अलैंगिक जनन के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं पहला गुण क्या है इसका, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। पूछा जा सकता है आपसे कि वह जनन कौन सा है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो वह कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। क्योंकि इस जनन में ही क्या होता है, एकल जीव ही क्या करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है बिना किसी युग्मक के। दूसरा क्या है, यह सामान्यतः बच्चों पाया जाएगा किसमें, निम्न कोटि के जीवों में। अब निम्न कोटि का मतलब क्या है, तो मैं यदि यहां पर आपसे बताऊं कि निम्न कोटि का तात्पर्य है, तो आप कह सकते हो कि सरल बहुकोशिकीय जीव या एक कोश के जो जीव होते हैं इनमें ही यह जनन की विधि पाई जाएगी। तो चाहे वह क्या हो, सरल बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय क्या हो, जीव हो, इनमें यह अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगला क्या है, आपने यानी इसमें जो जनन होगा, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, इसमें जो संतान की उत्पत्ति होगी वह संतान अपने माता पिता के क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो संतति होती है वह क्या होती है बच्चों, जनक के समान होती है। और चौथा, और एक पॉइंट जो मैंने लिखना भूल गया हूं, लिखाया नहीं है मैंने आपको, इस जनन में क्या नहीं आएंगी, सामान्यतः विभिन्नताएं नहीं आती हैं। आपने वेरिएशन के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था, तो याद रखिएगा विभिन्नताएं जो होती हैं वह सामान्यतः अलैंगिक जनन में कम दिखाई देती हैं, दिखाई नहीं देती। तो यह था आपका अलैंगिक जनन की परिभाषा और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। करेंगे अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन की पहली विधि है विखंडन। क्या होता है इस विधि में, जैसा कि हम नाम से पहचान पा रहे हैं, विखंडन का अर्थ हम सामान्यतः जानते हैं कि क्या हो जाना, एक प्रकार से टूट जाना। इसमें क्या होगा, जो जीव होगा वह या तो दो से अधिक नई संतति कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा, विखंडन की प्रक्रिया में एक जो जीव होगा वह दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अमीबा में क्या हो रहा है कि अमीबा पहले कैसा है, अकेला एकल जीव है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अमीबा के इस केंद्रक में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जब धीरे धीरे एक अमीबा से कितने अमीबा बन रहे हैं, दो नए अमीबा को क्या हो रहा है, निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से
एक और एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो हम देख पा रहे हैं कि लेशमानिया में भी क्या हो रहा है, द्वि विखंडन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यानी कि एक लेशमानिया जो है वह दो लेशमानिया बना रहा है। अब बच्चों यदि हम इस लेशमानिया में और यदि आप इस अमीबा में अंतर करना चाहेंगे, ये तो आपके सामने क्या है, मैंने अभी बनाया अमीबा और यह मान लीजिएगा क्या हो गया आपका लेशमानिया। तो यदि बात करूं इसके अंतर की या इसमें अंतर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो अमीबा है, इस अमीबा में जो विखंडन का तल है, मतलब या तो यह इस प्रकार से विभाजित होगा या यह इस प्रकार से भी विभाजित हो सकता है या यह ऐसे भी विभाजित हो सकता है और ये ऐसे भी, यानी कि अमीबा अपने केंद्रक में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। इसका परिवर्तन का तल जो है वह कभी भी फिक्स नहीं होता। यदि यह चाहे तो आप इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे अपने केंद्र में परिवर्तन ले आए या यह इस प्रकार से इस तल के द्वारा भी क्या लग सकता है, अपने केंद्र में परिवर्तन ला सकता है। तो जरूरी नहीं कि सीधा ही अमीबा जो होगा वह बटेगा, यह ऐसे ऐसे या किसी भी दिशा से क्या हो सकता है, अपने एक भाग से दो नए जीवों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो याद रखिएगा अमीबा में विखंडन का जो तल होता है, विखंडन का तल निश्चित नहीं होता। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है वह ये कौन है, लेशमानिया। और याद रखना लेशमानिया में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि एक लेशमानिया से कितने लेशमानिया बन रहे हैं, दो। लेकिन यहां पर जो विखंडित हो रहा है लेशमानिया वह कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसका विखंडन हो रहा है, यानी कि यह क्या है कि लेशमानिया के विखंडित होने का क्या है, तल। अब यह केवल इस प्रकार से ही पैरेलल ही क्या होगा, विखंडित हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको इस प्रकार से काट दिया और एक लेशमानिया से दूसरे लेशमानिया बन जाएगा, नहीं। तो लेशमानिया में आप देख पा रहे हैं कि विखंडन का जो तल है वह निश्चित है, लेकिन अमीबा में विखंडन का जो तल है वह निश्चित नहीं है, सॉरी। तो अमीबा में विखंडन का जो तल है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन लेशमानिया में विखंडन का जो तल होता है वह निश्चित होता है। अब आप बच्चों एक बात और याद रखेंगे, यह जो आपका लेशमानिया है, क्या है ये आपका लेशमानिया, यह लेशमानिया एक बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम क्या होता है, काला जार। इस काला जार जो बीमारी है, इस बीमारी का क्या है, ये रोगाणु है। कौन, आपका लेशमानिया। पूछा जा सकता है कि काला जार किससे फैलता है, तो किससे फैलता है, लेशमानिया से। लेशमानिया काला जार का क्या है, रोगाणु है। एक स्ट्रक्चर और होती है पैरामीशियम, इसी का एग्जाम्पल है, विखंडन में ही आ जाएगा पैरामीशियम। यह पैरामीशियम भी सामान्यतः क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया ही अपनाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम की वह कुछ इस प्रकार की होती है, चप्पल जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। ये कैसी है, ऐसा लग रहा है कि कैसी हो, चप्पल हो। तो यह जो है चप्पल जैसी आकृति का कौन होता है, आपका पैरामीशियम। यह इसकी जो आकृति होती है अमीबा की वो होती है बच्चों चपाती जैसी। तो इसमें भी और इसमें भी क्या पाया जा रहा है, विखंडन पाया जा रहा है। परंतु यदि मैं आपसे बात करूं किसकी, विखंडनों के प्रकारों की, तो विखंडन में आपने पाया कि विखंडन जो है क्या परिभाषा थी कि ऐसा जनन जिसमें एकल जीव दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है, क्या कह रहा था, विखंडन। अब आपने पाया कि जीव जो है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है, इसलिए विखंडन के प्रकार में कितने हुए बच्चों, दो। एक तो हो गया आपका दो कोशिकाओं में विभाजित होने पर द्विखंडन और एक हो गया बहुखंडन। तो चलिए बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं बच्चों द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में।
अभी आप देख पा रहे हैं, नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी कि दो, खंडन यानी कि विभाजित होना, यानी कि ऐसा विखंडन जिसमें जीव जो होगा वह दो संतति कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, द्विखंडन। और अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे या जिन्हें आप दोबारा देख पा रहे हैं, अमीबा और लेशमानिया और पैरामीशियम, वह तीनों ही क्या होते हैं, द्विखंडन के क्या हैं, उदाहरण हैं। यानी कि उनमें नॉर्मल आप विखंडन आ जाए तब भी आप उन एग्जाम्पलों को लिख के आ सकते हैं, और यदि क्या आ जाए द्विखंडन तो वो उसके एग्जाम्पल बन ही जाएंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया तीनों ही क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं किसके बच्चों, द्विखंडन के। अब मैं बात करता हूं किसकी, बहुखंडन की। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, यानी कि क्या हुआ, ऐसा खंडन जिसमें एकल जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, बहुखंडन कहलाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह कौन है, प्लाज्मोडियम। और यह जो आप प्लाज्मोडियम देख पा रहे हैं, यह क्या है, मलेरिया परजीवी है। इस प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया उत्पन्न किससे हो रहा है, इस प्लाज्मोडियम, जिसे अपन क्या करें, मलेरिया परजीवी से। अब जो रोग वाहक है मलेरिया का वो याद रखेगा, रोग वाहक तो क्या होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, लेकिन ये कौन है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया क्या है, परजीवी। अब होता क्या है, मैं आपको साथ के साथ यहां अंतर भी बता देता हूं, याद रखिएगा। जो द्विखंडन हो रहा है, यह द्विखंडन होता है बच्चों अनुकूल परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में। सामान्यतः द्विखंडन की जो प्रक्रिया है, वह द्विखंडन की प्रक्रिया कौन सी परिस्थितियों में होती है, अनुकूल परिस्थितियों में। लेकिन यह जो बहुखंडन होता है, इस बहुखंडन ये जो हो रहा है, यह बहुखंडन होता है हमेशा विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां। अब आप कहोगे कि सर विपरीत और अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं नॉर्मल बात करूं तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण चाहिए, नमी चाहिए, ये सभी चीजें क्या होती है, उसके लिए आवश्यक होती हैं। तो ऐसी ही जो आवश्यक चीजें होती हैं, ऐसी जो आवश्यक कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन में द्विखंडन उत्पन्न होता है। यानी जब तक अमीबा को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तब तक वह जनन करके आगे नई संतानों का क्या नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा। परंतु बच्चों हम देख पा रहे हैं कि बहुखंडन जो होता है वह सामान्यतः विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अर्थात यहां क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों के बचाव के लिए इनके ऊपर एक परत पाई जाती है, जिसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, सिस्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके सामने बहुखंडन की बात कर रहा हूं। तो बहुखंडन में होगा क्या कि बहुखंडन में इन प्लाज्मोडियम जो आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर क्या पाई जाएगी, एक आवरण पाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, सिस्ट। और ये सिस्ट क्या करता है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेगा, इन्हें प्लाज्मोडियम की क्या करेगा, रक्षा करेगा। जब यह इस प्लाज्मोडियम को क्या मिल जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएंगी जनन के लिए, तो यह सिस्ट जो है वह यहां से हट जाएगी या फट जाएगी, और प्लाज्मोडियम अनुकूल परिस्थितियों में आने पर क्या कर पाएगा, जनन के द्वारा नए जीवों का निर्माण कर पाएगा। तो आपने पाया कि जो सिस्ट है, यह सिस्ट कहां पाया जाएगा, पहली बात तो यहां बहुखंडन में पाया जा रहा है, किस पर, प्लाज्मोडियमों के ऊपर। और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में क्या कर रहा है, इनकी रक्षा करने का कार्य कर रहा है। द्विखंडन में यह सामान्यतः नहीं पाया जा रहा, क्या, सिस्ट। तो यह हुई आपकी विखंडन, और फिर आपने पढ़ लिया द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली विधि की, जिसका नाम है खंडन। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। विधि है खंडन। और क्या होता है बच्चों खंडन में, कि इस विधि में क्या होगा कि कोई भी जो जीव होगा वह अपने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पहली बात तो मैं एक छोटा सा अंतर तो ये बता देता हूं, अभी आपने जो द्विखंडन पढ़ा वह किसे पढ़ा था, आपने
एक कोशिकीय जीवों में। तो जो विखंडन की आपने जो प्रक्रिया पढ़ी है विखंडन की, वह विखंडन किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। जबकि यह जो खंडन है वह खंडन किसमें होगा? सरल बहुकोशिकीय जीवों में। तो सरल बहुकोशिकीय जीवों में जो संरचना पाई जो जनन की विधि पाई जा रही है उसका नाम तो क्या है? खंडन। और जो आपने अभी पढ़ी थी वो कौन सी थी? विखंडन। और वह किसमें पाई गई थी? एक कोशिकीय जीवों में। क्या है इसमें कि इस विधि में कोई भी जो पूर्ण विकसित जीव होगा वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विभाजित। और विभाजित होने के पश्चात प्रत्येक टुकड़ा आगे विकसित होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है और एग्जाम्पल है कौन? स्पाइरोगाइरा। आप देख पा रहे हैं कि स्पाइरो जो गायरा है वह पहले क्या है? पूर्ण विकसित है। और यह पूर्ण विकसित जीव क्या कर रहा है? अपने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है? विभाजित। और अब प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? आगे विकास करेगा और विकास करके नए जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? या उस जीव का नाम लिखिए जिसमें खंडन द्वारा जनन पाया जाता है या विखंडन द्वारा जनन पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको समझ में आया होगा कि खंडन क्या होता है। अब हम चलते हैं बच्चों अगली विधि पर जिसका नाम है मुकुलन। हमारी विधि है तीसरी, मुकुलन। क्या होता है बच्चों मुकुलन? आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो हाइड्रा है इस हाइड्रा में वो क्या रहा है? नॉर्मली आप ये जो हाइड्रा है वो कर क्या रहा है बच्चों? इस हाइड्रा का जो बाहरी भाग है इस बाहरी भाग से क्या निकल रही है? एक बहिर्वृद्धि क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। यह जो बहिर्वृद्धि बाहर निकल रही है एक उंगलीनुमा क्या है? संरचना। दोबारा बताता हूं सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं? मुकुलन। और मुकुलन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा जो है इस हाइड्रा के बाहरी भाग से एक उंगलीनुमा प्रवर्ध यानी कि एक छोटी सी क्या निकल रही है? संरचना बाहर निकल रही है। इस संरचना को हम कहते हैं मुकुल। अब होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होगा? इस मुकुल का विकास होगा। यह मुकुल क्या होगा? विकसित होगा और विकसित होकर के एक नए जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। जब यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर के पहले तो बनाएगा एक नन्हा जीव और यह नन्हा जीव फिर आगे क्या बना लेगा? एक बड़े जीव का पूर्ण विकसित जीव का क्या कर लेगा? निर्माण। और जब यहां पर एक पूर्ण विकसित जीव बन जाएगा तो यहां से यह हाइड्रा अपने जनक से क्या हो जाएगा? अलग। और अलग होकर के क्या बन जाएंगे? दो नए हाइड्रा बन जाएंगे। क्योंकि यहां पर जो नया हाइड्रा बन रहा है वह इस मुकुल के द्वारा बन रहा है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। तो क्या हुआ? यदि मैं इसे अपने शब्दों में कहना चाहूं तो इस विधि में जीव के बाहरी भाग से एक संरचना निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे क्या होगा? विकसित होगा और विकसित होकर के पहले नन्हे जीव और फिर पूर्ण विकसित जीव का क्या करेगा? निर्माण कर लेगा। जब पूर्ण विकसित जीव का क्या हुआ गया? निर्माण। तो अब यह जीव से अलग होकर के क्या बन जाएंगे? दो नए जीवों क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्या? मुकुलन की विधि। किस किस में मुकुलन पाया जाता है? तो बच्चों एक तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, क्या? हाइड्रा। और एक और होता है ईस्ट, जिसे आप सामान्यतः खमीर के नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में ही मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने अलैंगिक जनन की परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं जानी और अलैंगिक जनन की हमने आज 3 विधियों के बारे में अध्ययन किया है। अगली इस क्लास में हम अलैंगिक जनन की बची हुई 3 विधियां पुंडोद्भवन, बीजाणु समासन और कायिक प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।